हेलो फ्रेंड्स। एंग्लो सैक्सन पीरियड जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं, इसमें हमने उस समय की पोएट्री की स्टार्टिंग की है। बियोवुल्फ जो मोस्ट पॉपुलर एक वर्क है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बियोवुल्फ जो टाइटल है वो इसके मेन हीरो बियोवुल्फ के नाम पर ही रखा गया है। के ऑथर का जानकारी नहीं है और एग्जैक्ट किस समय कंपोज की गई थी ये भी मालूम नहीं है, लेकिन ये इंग्लैंड में कंपोज की गई थी। और जो वहाँ पर ट्राइब्स आई थी, जो ट्यूटोनिक ट्राइब्स थी, जिसमें 3 जनजातियाँ थी, जूट्स, एंजल और सैक्सन्स। तो इन्हीं की लाइफ को वो प्रेजेंट करती है, ठीक है? तो आज जानते हैं अदर पोएट्रीज ऑफ दिस पीरियड। एंग्लो सैक्सन एज की जो अदर पोएट्रीज है, पोएम्स है, उनके बारे में जानेंगे। एंग्लो सैक्सन पीरियड और कोल्ड ओल्ड इंग्लिश पीरियड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर में आने वाले कुछ वर्ड्स की ग्लोसरी हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड यूज किए जाएंगे जो ओल्ड इंग्लिश में यूज किए गए हैं। मिनिस्ट्रेल या बार्ड या स्कोप। बार्ड से तो हम जानते ही हैं, बार्ड पोएट को रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ एक ऐसे पोएट को दैट इज वेरी टैलेंटेड। ये तीनों ही वर्ड पोएट या किसी लिटरेरी वर्क के कंपोजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस बुक के इस सेक्शन में डिस्कस वर्ड बीच बीच में आएंगे। साथ साथ ग्लीमैन। ग्लीमैन वो लोग हैं जो अपने राजा को या चीफ को एंटरटेन करते हैं। जब वो रिलैक्स करते हैं तो उनको एंटरटेन करने वाले लोगों को बोला गया है ग्लीमैन। वो सिंगर भी हो सकते हैं या फिर कोई डांसर हो सकते हैं। साथ साथ ओल्ड इंग्लिश पीरियड में दो तरह के लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। एक, अगर वहां पर इफेक्ट की बात करें, पैगनिज्म और क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कहेंगे, क्रिश्चियनिटी कहेंगे। जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियन रिलीजन था, वो लगभग 6th सेंचुरी में इंग्लैंड में पहुंचा। क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो 6th सेंचुरी में इंग्लैंड में पहुंचा। और कैसे क्रिश्चियन के जो सेंट्स थे, उन्होंने जो शिक्षा वहां पर दी, उन्होंने जो ट्रेनिंग दी, उन्होंने जो ज्ञान दिया डाइडेक्टिक फॉर्म में, कैसे उससे लिटरेचर डेवलप हुई। लेकिन उससे पहले वहां पर कोई रिलीजन नहीं था। जब कोई रिलीजन नहीं था तो नेचर को ही सब चीज डाइटी मानते हैं वो अपनी, तो उस चीज को बोलते हैं पैगन या पैगनिज्म। तो ओल्ड इंग्लिश में इस फेज में हम पैगन लिटरेचर को जान रहे हैं, जो एंजल, सैक्सन और केल्टिक जो ट्राइब्स थी, जो अपने साथ वो कल्चर लेकर आए थे, अपनी जो नॉलेज लेकर आए थे, जिस पर उन्होंने वो अपने सॉन्ग्स और पोएम कंपोज की, जो वो गाते थे, उन्हीं को कंपोज किया गया है। तो ये लिटरेचर जो है पैगन से रिलेट करती है, पैगनिज्म से रिलेट करती है। और इस चैप्टर के ठीक बाद क्रिश्चियन लिटरेचर स्टार्ट हो जाएगा, जो आज तक इंग्लैंड में चल रहा है। तो पैगनिज्म को समझ लीजिए, बिफोर द क्रिश्चियनिटी जो भी उनका बिलीफ सिस्टम था, उसी को पैगन बोला गया है। तो बिफोर कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी टू इंग्लैंड, द पीपल बिलीव्ड इन पैगन एंड दे वर पैगनिज्म। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मिनिस्ट्रल वर्ड क्लियर हुआ, जो पोएट को, बार्ड भी उसी को रिप्रेजेंट करता है, और स्कोप भी, और ग्लीमैन होते हैं एंटरटेनर। और बियरवुल्फ के बाद जो मोर इम्पोर्टेंट एक पोएट्री है, उसका नाम है विरसित। देखिए, ये जानना जरूरी क्या है कि आपको फर्दर किसी एग्जाम में, मास्टर्स एग्जाम में अपनी थ्योरी लिखनी है, या फिर जीआईसी का कोई एग्जाम लिखना है, या फिर किसी और पर्पज से, तो आपको ये थ्योरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, पीजीटी, डीएसएसबी या नेट गेट, ठीक है, तो उसमें ये फैक्ट आपको हेल्प करेंगे। तो इन फैक्ट को उस हिसाब से हम मार्क करते चलेंगे। तो विरसित बियोवुल्फ के बाद अनदर इम्पोर्टेंट पोएम है द पोएम विरसित। मीन्स इसका मतलब होता है वाइड गोयर, दूर तक जाने वाले, ठीक है। तो कह सकते हैं वॉन्डरर, घुमंतु, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते रहते हैं, वॉन्डर करते रहते हैं। तो द मीनिंग ऑफ विरसित मीन्स वाइड गोयर या फिर वॉन्डरर है। इट ऑल्सो नोन एज द ट्रेवलर सॉन्ग। इसको हाईलाइट कर लीजिए, इस पोएम को ट्रेवलर सॉन्ग के नाम से भी जाना गया है। इज ऑल्सो नोन एज द ट्रेवलर सॉन्ग। इस पोएम का दूसरा नाम है जिससे पॉपुलर है, दैट इज ट्रेवलर सॉन्ग। ये एक फैक्ट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। द पोएम इन पार्ट द ओल्डेस्ट इन आवर लैंग्वेज। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इसका एक पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है इस पोएम का, वो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो बाद में इसमें ऐड किया गया। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू एंशियंटी इसकी
सबसे पुराना कौन है? तो इस पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है वो ओल्डेस्ट माना जाता है। एन ऑथर एंड द डेट ऑफ इट्स कंपोजिशन आर अननोन। बियोवुल्फ की तरह इसके भी ऑथर का मालूम नहीं है और एग्जैक्ट किस समय में ये प्रेजेंट की गई है ये डिटेल भी अवेलेबल नहीं है। बट कुछ फैक्ट यहाँ पर है। बट द पर्सनल अकाउंट, इस पोएम के अंदर जो पर्सनल अकाउंट डिटेल्स दी गई है ऑफ मिनिस्ट्रल, उस पोएट की, कंपोजर की, उसकी लाइफ की, जो बिलोंग करता है टाइम बिफोर द सेक्शन फर्स्ट केम टू इंग्लैंड, उस समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब सेक्शन इंग्लैंड में आए थे। सेक्शन इंग्लैंड में कब आए थे? 1449 एडी में एंजल और सेक्शन आए थे। जूट सबसे पहले इंग्लैंड में पहुंचे थे, ये फैक्ट हमने कल डिस्कस किया था, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उनके इंग्लैंड आने से पहले के समय को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। केवल हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पोएम के फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं कि वो कैसे ओल्डेस्ट है। और इसमें जो मिनिस्ट्रल पोएट की जो लाइफ का अकाउंट दिया गया है वो उस समय को रिप्रेजेंट कर रहा है जब तक इंग्लैंड में ये जर्मैनिक ट्राइब नहीं आई थी, जिनको हम एंजल्स, जूट और गेल्टिक बोलते हैं। प्रोबेबली, प्रोबेबली के साथ इस चीज को मेंशन किया गया है डब्ल्यू जे लॉन्ग ने, इन द 4th सेंचुरी। और इसमें ये कुछ ईयर्स की डेट लगभग मेंशन है। तो 375 एडी 4th सेंचुरी में आने वाली डेट है, ये फर्स्ट पार्ट की कोई डेट मेंशन की गई है। देन 561 एडी आर मेंशन इन द पोएम। ये कुछ डेट्स इस समय की बात वहां पर मेंशन की गई है। तो इससे पता चलता है कि जो सेकंड पार्ट है वो बाद में ऐड किया गया। सम पार्ट ऑफ द पोएम मस्ट हैव बीन एडेड लेटर। ये एक साथ नहीं लिखी गई, ये पार्ट्स में लिखी गई। जो फर्स्ट पार्ट है वो सबसे ओल्डेस्ट माना गया है और इसमें इन दो समय की बात की गई है। इट मीन्स द पोएम बिलोंग टू बिफोर द डार्क एज। डार्क एज हम किसको बोलते हैं? हमने डिस्कस किया था, जो 450 से पहले का समय है उसको डार्क एज बोला गया है, जहाँ की कुछ जानकारियां क्लियर नहीं है। और 450 एडी से 1066 के पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोला गया है। को मोस्ट प्रोबेबली हम क्या एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। उस समय को ये रिप्रेजेंट कर रही है। पोयम क्या एक्सप्रेस करती है? द पोयम एक्सप्रेसेस द वंडरिंग लाइफ ऑफ ग्लीमैन। वो जो एंटरटेनर है, वो जो गाने गाते हैं, मनोरंजन करते हैं, उनकी वंडरिंग लाइफ को, कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसमें जो उनके एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो चीजें उन्होंने देखी होगी, उसी चीज को एक्सप्रेस किया गया पोएम के अंदर। एंड हु इज रिवार्डेड फॉर हिज सिंगिंग, और जिसे अपनी सिंगिंग के लिए, अपने गाने के लिए रिवार्ड किया जाता है, उसकी इसमें स्टोरी एक्सप्रेस की गई है। द पोएम कंटेन्स, और इस पोएम में क्या है, कुछ रेफरेंस दिए गए हैं द सीन एंड कैरेक्टर्स ओ इन बियोवुल्फ। बाद में वो सीन बियोवुल्फ और उसके कुछ कैरेक्टर बियोवुल्फ पोएम में भी मेंशन है। ऐसे कुछ रेफरेंस इस वीरसिक पोएम में दिए गए हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, इस एज की कुछ अदर पोएम की अगर हम बात करें, Doors Lament and The Seafarer are most are some other poem of Old English period that survive। देखिए पोएम वहां पर बहुत सारी रही होगी, पोएट्री बहुत सारी कंपोज होगी, लेकिन कितनी पोएम्स ने सरवाइव किया, कितने वो उनके टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल रह पाई, वही आज हमारे सामने है। बाकी सरवाइव नहीं की कर पाई। तो जो सर्वाइवल लिटरेचर है उस एज का, उसमें ये आता है द डोअर्स एंड द सीफरर। ये नाम आप याद रखिएगा, बाद में ये हेल्प करेंगे, तो कहीं नोट कर लीजिए। डोअर्स लेमेंट एंड सीफारर आर अनदर इम्पोर्टेंट पोएट्रीज ऑफ दिस एज। तो हमने बात की अभी तक बेवुल्फ की, बिडसिट, आसात, डोअर एंड सीफारर। ये सभी पोएम एलिटरेटिव वर्स में गई, ये फैक्ट हमने कल भी डिस्कस किया था। और आगे भी जान लीजिए, ओल्ड इंग्लिश में जितनी भी पोएम लिखी गई है वो सब एलिटरेटिव वर्स में लिखी गई है। ये एक फैक्ट है जो पोएटिक फॉर्म के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेट्स मूव अहेड। अब जानते हैं एंग्लो सैक्सन लाइफ। ये सेक्शन कवर करता है बुक के पेज नंबर 23 से 30 तक के सेक्शन को, आप बुक के टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करती है कि ये एंग्लो सैक्सन नाम कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो नाम के बारे में बात करते हैं। ओरिजिनली द नेम एंग्लो सैक्सन, तो ये एंग्लो सैक्सन नाम है, ये वहाँ की
3 में से 2 ट्राइब्स जर्मेनिक ट्राइब्स के नाम है। देखिए ये ट्राइब्स जर्मेनिक ट्राइब्स है, इनका नाम हमने कल डिस्कस किया था, जूट्स, एंगल्स एंड सेक्संस। और इसमें से एंगल और सेक्सन 2 के नाम इसमें आ गए हैं। इस पीरियड को इन्हीं के नाम पर बोला गया है, एंग्लो सेक्सन पीरियड। हु इन द मिडिल ऑफ 5th सेंचुरी, फैक्ट क्या था, 449 एडी में ये नॉर्थ सी पर पहुंचे थे। कहाँ? नॉर्थ सी, बाल्टिक ओशियन से आते हुए। हु इन द मिडिल ऑफ 5th सेंचुरी लेफ्ट देयर होम्स, अपने घर छोड़ देते हैं ऑन द सोर्स, किनारे पर, ऑफ द नॉर्थ सी एंड बैल्टिक। बैल्टिक उस ज्योग्राफिकल एरिया का नाम है, बैल्टिक ओशियन वहां पर है, नॉर्थ सी को छोड़ देते हैं। टू कंक्वर, जीत हासिल करने के लिए, जीतने के लिए, कहाँ जीतना चाह रहे हैं वो, एंड कोलोनाइज, और अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं डिस्टेंट ब्रिटेन, दूर ब्रिटेन में। उसको जीतने के लिए वो अपने घर छोड़ देते हैं और वहीं पर बसने के लिए, कॉलोनाइज होने के लिए ब्रिटेन में वो अपना घर छोड़ देते हैं। कब? 449 में वहां पहुंचते हैं। द ओल्ड सेक्सन वर्ड, जो ओल्ड सेक्शन वर्ड है, एंगुल। सेक्सन लोगों का जो एक वर्ड है एंगुल, मीन्स अ हुक, जिसका मतलब ही हुक होता है, एक हुक। एंड द इंग्लिश वर्ब, और एक इंग्लिश में वर्ब है एंगल, इज यूज इन द सेंस ऑफ फिशिंग। ये दोनों ही वर्ड का कनेक्शन किस चीज से है? फिशिंग से है। सेक्शंस, यहाँ पर उन लोगों को बात की गई है, पीपल। जो सेक्शन लोग थे उनका एक वर्ड है एंगुल, दैट मीन्स हुक। और इंग्लिश में जो वर्ड है एंगल, उस दोनों का मतलब किससे होता है? फिशिंग से है। कैसे ये नेम डेवलप हुआ इसकी बात कर रहे हैं। वी स्टिल थिंक ऑफ द फर्स्ट एंगल्स एज हुकमैन। और जितने भी फर्स्ट एंगल्स थे, जो एंगल्स वहां पर आए थे लोग उस जानते को, उनको हुक्समैन के नाम से हम अभी भी जानते हैं। पॉसिबली बिकॉज ऑफ देयर फिशिंग इन पेनिसुलर जूटलैंड। जो पेनिनसुलर जूटलैंड है, जूटलैंड अगर आप ज्योग्राफिकल मैप को देखेंगे तो यूरोप के ऊपर का जो सी है, और इस पूरे यूरोप के अपर पार्ट को जूटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो जूटलैंड पेनिसुला में वो फिशिंग के लिए पॉपुलर थे, उनको इस नाम से जानते हैं। एंजल्स वर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ द ट्राइब्स एंड फोम। और ये जितने भी एंजल्स थे, एंगल्स, वर द मोस्ट न्यूमरस, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी ऑफ दिस ट्राइब में। एंड फ्रॉम देम द न्यू होम वाज कॉल्ड एंग्लालैंड। ठीक है, तो इन्हीं एंगल्स की संख्या ज्यादा थी और इन्हीं के नाम पर एक तरह से इनके घर का नया नाम पड़ा, एंग्लालोन। एंग्लालोन पहला नाम है जो इनके नाम से यूज किया गया। और धीरे धीरे, बाय ग्रेजुअल चेंजेस, दिस बिकम द फर्स्ट इंग्लोलैंड। और इंग्लोलैंड बन गया, एंग्लालैंड का इंग्लोलैंड बन गया। और धीरे धीरे वो डेवलप होकर क्या बन गया? इंग्लैंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वी मस्ट नो, कि कैसे ये नाम डेवलप हुआ। एंजल्स जो जूट्स थे, जूट्स के साथ आए थे, वो जो ट्राइब्स थी, उन्हीं के नाम पर उस घर को बोला गया एंग्लोलैंड। और फिर एंग्लोलैंड, और फिर ये बन गया इंग्लैंड। और इट टुक अराउंड 500 years फॉर दीज ट्राइब्स टू कॉल देमसेल्फ इंग्लिशमैन। तो लगभग 10th सेंचुरी तक, 10th सेंचुरी की बात करेंगे, 10th सेंचुरी में जाकर लगभग इनको 500 साल लगे अपने आप को इंग्लिशमैन कहलाने में। तो इंग्लिश का जो डेवलपमेंट हुआ, इन 500 सालों में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। और 500 साल बाद कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को इंग्लिशमैन के नाम से मेंशन करना स्टार्ट किया। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड। और ये नाम इसी से बना, एंग्लो सैक्सन लोगों से ही। एंगल्स की संख्या ज्यादा थी तो उन्हीं के घर को एंग्लोलैंड बोला गया, जो डेवलप होकर इंग्लैंड बन गया। आई होप यू एंजॉयड द फैक्ट। उनकी लाइफ की बात करते हैं, द लाइफ, एंग्लो सैक्सन लोगों की लाइफ की बात करते हैं। आउटवर्डली, बाहरी तौर पर, देयर लाइफ वाज अ कंस्टेंट हार्डशिप, एक मेहनत भरी थी उनकी लाइफ। अगर आउटर वे में देखेंगे, फुल ऑफ हार्ड वर्क। देखिए ट्राइब है, बहुत सारा फैसिलिटीज कुछ भी नहीं है, सब चीज स्ट्रगल के साथ चल रही है। तो हार्ड वर्क की एक ऑप्शन था, तो उनकी लाइफ हार्ड वर्क से भरी हुई थी। परपेचुअल स्ट्रगल, हर कदम पर स्ट्रगल करना पड़ता था अगेंस्ट द सैवेज नेचर, उस भयानक मौसम के साथ। और साथ साथ मैन, और मैन को भी सेवेज यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस सैवेज मैन और नेचर के साथ उनको हर जगह स्ट्रगल करना पड़ता था। तो लाइफ वाज फुल ऑफ हार्ड वर्क। बिहाइंड देम, उनके पीछे, वो समुद्र के पास रहते थे, नॉर्थ सी में। और अगर पीछे देखे तो भरा जंगल है, ग्लूमी फॉरेस्ट इनहेबिटेड विद विल्ड बीस्ट।
और जिसमें इतने खतरनाक जानवर रहते थे, तो वो समुद्र के किनारे ही रहते थे। अगर पीछे की तरफ जाएँगे तो वहाँ खतरनाक जानवरों से भरा हुआ ग्लूमी फॉरेस्ट था। तो द लाइफ वाज़ फुल ऑफ स्ट्रगल ऑन एवरी स्टेप। अमंग द फर्स्ट थिंग वी नोटिस, जो सबसे पहली चीज़ हम नोटिस करते हैं इनकी लाइफ के बारे में, दीज़ बिग फियरलेस, क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि ये फियरलेस तो थे, चाइल्डिश बचकाने भी थे मैन, इज़ दैट दे लव द सी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि उनको समुद्र पसंद था। दे लव द सी बिकॉज़ दे लव इट। तो वो अपने नेचर से, अपने से उनकी सभी बातें सुनती थी और उनकी कॉल्स का आंसर भी देती थी। एक तरह से उनका इमोशनल अटैचमेंट वाटर के साथ था। दिस लव ऑफ द ओशियन फाइंड्स एक्सप्रेशन इन ऑल देयर पोएट्री। और अगर हम इनकी पोएट्रीज को देखें तो हर एक पोएट्री में ओशियन के प्रति इनका लव एक्सप्रेस किया गया है। बियोवुल्फ में भी कितनी इंसिडेंट समुद्र के में ही दिखाई गई है। जेरेंडल का घर ही समुद्र के अंदर था। बियोवुल्फ अलोन, देयर आर 15 नेम्स फॉर द सी। समुद्र के लिए 15 नेम यूज किए गए हैं बियोवुल्फ पोएट्री का। तो सी को, ओशियन को उनकी सभी पोएट्री में एक्सप्रेस किया गया, रिफ्लेक्ट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ। तो एक फैक्ट बन सकता है कि बियोवुल्फ में सबसे ज्यादा नाम मेंशन किए गए हैं ओशियन के लिए। उनकी इनर लाइफ की बात करें, देन अ मैन्स वर्क, मोर देन अ मैन्स वर्क, उससे ज्यादा थी। उनके जो सपने थे, इज एवर ग्रेटर देन हिज अचीवमेंट। एक एक एंगल्स की बात अगर हम करें तो उसके जो सपने थे उसके अचीवमेंट से भी बड़े थे। इट मीन्स वो और ज्यादा कुछ अचीव करना चाहते थे। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। उनकी लाइफ अपने ड्रीम्स को पूरा करने के पीछे बिजी थी। देयर वाज अ ग्रेट रेवरेंस फॉर वुमेन। ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था बियोवुल्फ में कि वहाँ एक रेस्पेक्ट का मतलब होता है रेस्पेक्ट या एप्रिसिएशन। तो वुमेन के लिए ग्रेट एप्रिसिएशन वहां पर थी, एक रेस्पेक्ट वहां पर थी उस एज में लोगों की सोशल लाइफ में। सॉरी। उनकी लाइफ की कुछ घटना की बात की गई है, कैसे एंजॉय करते थे। व्हेन द वुल्फ हंट वाज ओवर, जब वो वुल्फ की हंटिंग करते थे, वो खत्म हो जाती थी उनकी हंटिंग, या फिर किसी वार में वो होते थे, लड़ाई में होते थे, किसी न किसी के साथ लड़ाई भी चलती थी, वॉर चलता था। वाज वन, जब लड़ाई जीत ली जाती थी, दीज माइटी पीपल, ये शक्तिशाली लोग, वुड गैदर, इकट्ठा होते थे इन अ बैंकेट हॉल, एक हॉल में इनका एक एंटरटेनमेंट प्लेस होता था। वहां पर ये इकट्ठा होते थे, ले देयर वेपन्स, और अपने हथियार रख देते थे असाइड एक तरफ, एंड वेयर द ओपन फायर फ्लैश अपॉन, वहां पर आग जलाई जाती थी ऊपर से, एंड लिसन टू द सॉन्ग्स, और वो गाने सुनते थे ऑफ स्कोप एंड ग्लीमेंट, वो अपने पोएट्स के और जो उनके एंटरटेनर होते थे उनसे वो गाने सुनते थे। तो दिस वाज द पार्ट ऑफ देयर एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं कि वो हर समय हार्ड वर्क ही करते थे। तो वुल्फ हंटिंग, शिकार से आने के बाद या फिर लड़ाई जीतने के बाद वो इकट्ठे होते थे। बैंकेट हॉल वर्ड यूज किया गया है बुक के अंदर। और फायर वहां पर बर्न की जाती थी, ठीक है, डेकोरेशन होती थी, और साथ साथ वो क्या करते थे, किस तरह से सॉन्ग्स को सुनते थे जो उनके पोएट और ग्लीमैन प्रेजेंट करते थे। तो दिस वाज देयर इनर लाइफ। लेट्स मूव आवर फर्स्ट स्पीच। हमारी पहली लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। उससे पहले केवल एक ओरल ट्रांसमिशन होता था उन ट्राइब्स का। वो अपने साथ जो कल्चर लाए थे, उनके जो सॉन्ग्स थे, उनके पोएम थे, वो उनकी लैंग्वेज थी, तो उसमें वो उनको गाते थे। तो स्पीच ने कैसे रूप लिया, कैसे वर्ड आए, एक प्रॉपर सीक्वेंस डेवलप हुई, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में। तो हमारी स्पीच कैसे जनरेट हुई, तो इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से समझिए और फैक्ट को समझते चलिए। Our first reported speech began with the songs of Widsith and Duer। ये पोएम जो हमने आज डिस्कस की है, विडसित, ठीक है, वाइट गोयर, इसको बोलते हैं वाइट गोयर, और साथ साथ डियोर जो पोएम थी, इनके सॉन्ग्स के साथ शुरू होती है हमारी फर्स्ट स्पीच, क्योंकि सबसे पहली पोएम विकसित मानी गई है, इसका फर्स्ट पार्ट सबसे एंशिएंट है, और डुअर भी उसी समय की एक पोएम है। तो जैसे ही ये सॉन्ग्स गाए गए, तभी से हमारी इंग्लिश स्पीच, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी स्पीच की शुरुआत हो जाती है। तो ये नाम मैंने याद रखने के लिए बोला था, दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ मैं। हमारी जो Our first reported speech begins with the songs of Widsith and Duer, which the angle and section may have brought with them, जो अपने साथ लाए थे क्या ये सॉन्ग्स,
व्हेन दे फर्स्ट केम टू ब्रिटेन, जब ब्रिटेन पहली बार आए थे, तो इन सॉन्ग्स को वो अपने साथ लाए थे, जिनके ऊपर ये पोएम कंपोज की गई। तो तभी से हमारी स्पीच की शुरुआत हो जाती है इंग्लिश की। वी फाइंड मैनी वर्ड्स, हम बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे दैट हैव बीन फेमिलियर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से हम जिनको देखते हैं। वी हैव सीन इन दीज इन बियोवुल्फ, बियोवुल्फ में हमने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं जिनको हम बचपन से फेमिलियर है। तो ये वर्ड ही डेवलप होकर हमारी स्पीच को बना बना पाई, डेवलप कर पाई। और सच रिकॉर्ड्स, और ऐसे रिकॉर्ड्स में अगर हम देखें, वी सी दैट आवर स्पीच इज ट्यूटोनिक। ये जितनी भी जनजातियां थी जो नॉर्थ सी के बॉर्डर पर रहती थी, जो इंग्लिश के पूर्वज है, इंग्लिश के पूर्वज मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, उनके फोर फादर्स, जो जूट्स थे, एंगल्स थे और सेक्संस थे, ये सब किससे बिलोंग करते थे? ट्यूटेनिक से। ये सब कौन थे? ट्यूटेनिक थे। तो हमारी जो रिकॉर्ड्स है, हमारी जो फर्स्ट स्पीच है वो टिटोनिक है इन इट्स ओरिजिन। अगर ओरिजिन में देखें वो ट्यूटोनिक है। व्हेन वी एग्जामिन एनी ट्यूटोनिक लैंग्वेज, जब हम कोई भी ट्यूटोनिक लैंग्वेज को एग्जामिन करते हैं तो हमें पता चलता है दैट इट इज ओनली अ ब्रांच ऑफ ग्रेट आर्यन इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। कि ट्यूटोनिक लैंग्वेज एक ब्रांच है किस चीज की? जो आर्यंस लोग थे या इंडो यूरोपियन लोग थे, एशिया यूरोप के लोग थे, उन फैमिली की लैंग्वेज का ही ये एक हिस्सा है। क्या? ट्यूटोनिक की जो लैंग्वेज है वो। तो कहीं ना कहीं इट इज कनेक्टेड टू द आर्यंस एंड इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेज से बिलोंग करती है। वी आर रिलेटेड, वी आर रिलेटेड फर्स्ट टू द ट्यूटोनिक। सबसे पहले ये रिलेट इंग्लिश की कनेक्शन की बात हो रही है। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि हम ब्रिटेन के निवासी और हम ब्रिटेन के इंग्लैंड इंग्लिश लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई उस पॉइंट से पढ़ रहे हैं, ना कि हम इंडिया में हिंदी के हिसाब से पढ़े इसको। तो अपने आप को ब्रिटिश मान लीजिए। तो वी आर रिलेटेड फर्स्ट टू द ट्यूटोनिक। सबसे पहले हमारा संबंध किससे हुआ? ट्यूटोनिक्स रेस, जो नस्ल है, जनजातीय, उससे संबंध हुआ। देन थ्रू देम, और उनके माध्यम से ही ऑल द नेशन ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली, और धीरे धीरे उस लैंग्वेज के माध्यम से, उन जनजातियों के माध्यम से पूरे इंडो एशिया यूरोपियन की फैमिली के लैंग्वेज से हम जुड़ जाते हैं। तो ट्यूटोनिक इज द क्या? लिंक। ट्यूटोनिक ही वो लिंक बना जिससे दूसरी लैंग्वेज इसके साथ जुड़ पाई। आप देखेंगे इंग्लिश एक प्योर लैंग्वेज नहीं है, इट्स मिक्सअप ऑफ वेरियस। आप लेटिन का भी इसमें है, यूरोप का भी इसमें है, इवन हिंदी के भी कुछ इसमें कंटेंट है। ऑल दीज लैंग्वेजेस, ये जितनी भी भाषा थी, कौन सी भाषा? जो इंडो यूरोपियन कंट्रीज के लोग यूज करते थे। क्या? संस्कृत थी, इरानियन थी, ग्रीक थी, लैटिन थी, कैल्टिक थी एंड ट्यूटोनिक, और लास्ट में ग्रीक थी। इन सब का इफेक्ट हम देख सकते हैं। वी रिकॉग्नाइज द सेम रूट, वही रूट वर्ड यहाँ पर मिलते हैं किसमें? इंग्लिश में, जो ट्यूटोनिक लैंग्वेज है। फोर फादर, एफ ओ आर एफ, फोर फादर, सॉरी, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। इन वर्ड्स की जो रूट्स है, इंडो यूरोपियन फैमिली की जो लैंग्वेज है, इनकी जो रूट, संस्कृत लैंग्वेज, इरानियन, ग्रीक, लैटिन, कैल्टिक एंड ट्यूटोनिक, इसमें बहुत सारे रूट्स वर्ड जो है, फॉर एग्जांपल यूज किया गया है फादर एंड मदर। फादर और मदर की जो रूट है वो इन लैंग्वेज में भी सेम है। जैसे मदर को मातृ बोलते हैं, फादर को संस्कृत में अपितृ बोलते हैं। ऐसे ही गॉड और मैन के लिए जो रूट वर्ड यूज किए गए हैं, दे ऑल्सो सेम। यहाँ पे कुछ वर्ड मेंशन किए गए हैं कि इन वर्ड, जैसे फादर एंड मदर, गॉड एंड मैन, फॉर कॉमन नीड्स एंड द कॉमन रिलेशन ऑफ लाइफ, जरूरत की चीजें और कॉमन रिलेशन, ये सभी वर्ड जितने भी है इनकी रूट सेम है। जैसे कि संस्कृत, इरानियन, ग्रीक और लैटिन कैल्टिक लैंग्वेज में वही रूट डेवलप होकर इंग्लिश में आ जाती है। तो दिस इज द फैक्ट कि इन लैंग्वेज में यूज किए जाने वाले रूट्स ही इंग्लिश के लिए, बहुत सारे वर्ड्स के लिए रूट यूज की गई। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट स्पीच डेवलप हो रही है। वी फाइंड सर्टेन आइडियाज ऑफ लव, जो आइडियल्स ऑफ लव है, होप, फेथ, हीरोइज्म एंड लिबर्टी, which seems to have been the very life of our forefathers, पूर्वजों की लाइफ का एक बड़ा हिस्सा था ये आइडियाज। लव, होप, फेथ, हीरोइज्म एंड लिबर्टी ऑन द बॉर्डर ऑफ नॉर्थ सी के बॉर्डर पर, जहाँ वो ट्यूटोनिक लोग रहते थे, जहाँ पर ये जनजातियां
आई। ये भी उनके आइडियल्स थे, उनके फोरफादर्स के आइडियल्स थे। तो लैंग्वेज के डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि वी फाइंड टू क्लासेस ऑफ वर्ड्स। दो तरह के वर्ड्स हमें मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पर दो तरह के वर्ड्स मिलते हैं। द फर्स्ट क्लास कंटेन्स सिंपल वर्ड्स एक्सप्रेशन में क्या है, सिंपल वर्ड एक्सप्रेशन है। इस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं कॉमन थिंग्स ऑफ लाइफ। लाइफ की कॉमन थिंग्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो वर्ड्स है, एक उस तरह के वर्ड्स थे, दो क्लास हो गई, विच मेक अप द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ आवर लैंग्वेज। और इसी से ही पूरी लैंग्वेज का जो फ्रेम बनता है, फ्रेमवर्क की बात हो रही है, डेप्थ की बात नहीं हो रही है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो आउटर फ्रेम है, वो फर्स्ट टाइप के वर्ड से ही डेवलप हुआ है। और ये वर्ड किस चीज को एक्सप्रेस करते थे, कॉमन थिंग्स ऑफ लाइफ को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे कॉमन वर्ड्स इसी ने लैंग्वेज के आउटर फ्रेम को डेवलप किया। और दीज वर्ड्स आर लाइक, इन वर्ड्स को कंपेरिजन किया गया जैसे कि वो स्टेम हो और ब्रांचेज हो। बड़े पेड़ का जो तना होता है, इस पर के सहारे ही फिर बाकी सब चीज डेवलप होती है। तो उस पेड़ के तने और बड़ी बड़ी टहनियों के जैसे ये वर्ड्स काम करते हैं। एक तरह से यही वो रूट वर्ड है जो उस पेड़ को, इंग्लिश लैंग्वेज के पेड़ को ये बड़ा करेंगे। तो फर्स्ट क्लास के वर्ड्स में कौन से आते हैं, जो कॉमन थिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे पेड़ का तना और टहनियां होती है। ठीक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वो उसका स्टेम है, तना है और उसकी बड़ी बड़ी टहनियां हैं ये वर्ड्स। फॉर अ माइटी ट्री, माइटी ट्री से कंपेयर किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज से। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो जड़ है और वो तना है, वो यही फर्स्ट कैटेगरी के वर्ड है जो सिंपल वर्ड एक्सप्रेशन है, कॉमन लाइफ की थिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अगर सेकंड कैटेगरी के वर्ड्स की बात करेंगे, द सेकंड क्लास ऑफ वर्ड्स इज मेड अप ऑफ दोज दैट गिव। फिर दूसरी कैटेगरी में ऐसे वर्ड है जो वर्ड क्या करते हैं, ग्रेस को एक्सप्रेस करते हैं, वैरायटी विविधता को एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्नामेंट उसको डेकोरेशन का काम करते हैं टू आवर स्पीच। हमारी स्पीच को डेकोरेट करना, ऑर्नामेंटेड करना, उसमें वैरायटीज लाना और साथ साथ उसमें एक ग्रेस लाना, ऐसे वर्ड की कैटेगरी सेकंड कैटेगरी है जो लैंग्वेज को डेवलप करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। उस सेकंड कैटेगरी का वर्ड है। और वो वर्ड उस पेड़ को कैसे डेवलप करेंगे दीज वर्ड्स आर लाइक द लीव्स एंड ब्लॉसम्स। वो उस पेड़ पर पत्तियों और उन फूलों की तरह है, उस पेड़ पर जो उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं, पेड़ को पेड़ बनाते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी के वर्ड क्या हुए, जो कॉमन वर्ड एक्सप्रेशन है एक तरह से पेड़ की, वो तने को बनाते हैं। और सेकंड कैटेगरी के वर्ड है, वो उनको ऑर्नामेंट करते हैं, सजाते हैं, उस पर फूल डेवलप होते हैं, उस पर पत्तियां हैं। तो वो जो मीनिंगफुल बनाते हैं, वेरिएशन लाते हैं, वो मीनिंगफुल बनाते हैं, पेड़ को एक पेड़ बनाते हैं हरा भरा। तो वो सेकंड कैटेगरी का वर्ड है। तो इस तरह से लैंग्वेज डेवलप हुई इंडो और यूरोपियन लैंग्वेज के साथ, उनकी रूट्स के साथ। जब हम एग्जामिन करते हैं दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को, हिस्ट्री वी फाइंड दैट दे कम टू अस, वो हमारे पास कैसे आए, फ्रॉम द केल्ट्स। एज ए ब्रिटिशर आप मानेंगे कि आप एक इंग्लैंड के वासी, तो आपके पास वो वर्ड कैसे आए, तो कैल्ट जनजाति की उनके माध्यम से आए। और रोमन्स और नॉर्मन्स, जिस जिसने वहां पर शासन किया इंग्लैंड में, कैल्ट आए थे, कैल्ट से पहले रोमन्स आए थे, रोमन्स फिर यहाँ पर 1066 में नॉर्मन्स आए थे, नॉर्मैंडी। इन जैसे लोगों ने वहां पर शासन किया, तो इनके माध्यम से ये वर्ड इंग्लैंड में आए। कॉन्टैक्ट विद लॉन्ग ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो उन लोगों के संपर्क में जो लोग थे, तो सालों के उन संपर्क से वो सब चीजें इंग्लैंड में आई और इस तरह से इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे वर्ड आते रहे, वो रूट आते रहे और वो पेड़ बड़ा होता रहा, वो डेकोरेटेड होता, उसमें पत्तियां भी आई, उसमें फ्लावर भी आए। तो इस तरह से पूरा ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज डेवलप हुई और कोर्स ऑफ टाइम, ये पूरे लंबे समय की प्रक्रिया है। टू सी इट इन द कंक्रीट फॉर्म, अगर हम इसको एक कंक्रीट फॉर्म में देखें, एक हार्ड सरफेस के रूप में देखें, वी शुड रीड बेowulf। अगर आपको इस लैंग्वेज के डेवलपमेंट को समझना है कि कैसे ये सब चीज जुड़ी, जो रूट्स की हमने बात की और जो ornamented लैंग्वेज की जो जिनसे वो पत्तियां बनी, मीनिंगफुल जो वर्ड्स थे, वेरिएशन जिसमें था। तो अगर इन चीजों को कंक्रीट वे में समझना है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, पहले बियोवुल्फ को पढ़ो और ठीक उसके बाद पैराडाइज लोस्ट को पढ़ो। दोनों ही एपिक पोयम है, पहले बियोवुल्फ को पढ़ेंगे और फिर हम पैराडाइज लोस्ट को पढ़ेंगे। तो हमें बियोवुल्फ में वो सारी रूट्स मिलेगी जिससे उस लैंग्वेज का बेस बनता है, वो टहनियां मिलेगी, वैसे वर्ड मिलेंगे जो उन टहनियों को एक्सप्रेस करता है। और फिर जब पैराडाइज लोस्ट पढ़ेंगे, तो सारी बात कौन सी है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, तो एक ऑर्नामेंटेड वे में लिखी गई है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग उनके निकलते हैं।
ग्रेस डेवलप होता है, तो पैराडाइज लॉस्ट में ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनसे वो लैंग्वेज ब्यूटीफुल बनी, सुंदर बनी। तो द टू ग्रेट एपिक्स विच शो द रूट, क्या शो करती है, वो जड़ को शो करती है, एंड द फ्लावर, और उन फूलों को शो करती है, ऑफ आवर लिटरेरी डेवलपमेंट, हमारे लिटरेरी डेवलपमेंट। So this is the way how English language developed from ट्यूटोनिक ट्राइब्स। और ट्यूटोनिक ट्राइब्स किससे कनेक्ट थी, कहीं ना कहीं इंडो यूरोपियन लोगों से कनेक्ट थी, और उन्हीं की लैंग्वेज जो इरानियन, संस्कृत और ग्रीक और लैटिन थी, तो उन्हीं से उनको रूट वर्ड मिलते हुए तो इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट स्पीच डेवलप होने लगी। फिर उसमें ऑर्नामेंटल वर्ड्स आने लगे, तो दो तरह के वर्ड से मिलकर बना है। अगर इनको कंक्रीट वे में जानना है तो बियोवुल्फ को हम लिटरेचर को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो उसमें रूट वर्ड्स है, और क्या, पैराडाइज लॉस्ट में सब ऑर्नामेंटेड वर्ड है जो ब्लैंक वर्ड्स में जॉन मिल्टन ने यूज किए हैं। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कैसे वही वर्ड वहां पर यूज किए गए, फिर उनको डेकोरेटिव वे में पैराडाइज लॉस्ट में यूज किया गया है, जो कंप्लीट एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज की हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि एंगल्स की जो लाइफ थी, वो एंग्लो सैक्सन जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, और साथ साथ फर्स्ट स्पीच कैसे डेवलप हुई, और इसके बाद हम अब शुरू करेंगे द क्रिश्चियन लिटरेचर। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज शुरू होगी वो क्रिश्चियन लिटरेसी को शो करेंगे, उसमें कौन कौन से ऑथर आते हैं, उनके सर्वाइवल वर्क के बारे में जानेंगे। तो विद इन 2 पीरियड ये एंगल सेक्शन के जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है ये हमारा फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल है। जितने भी फैक्ट इसमें हाईलाइट किए जाते हैं आप उनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। दे विल हेल्प यू इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अदरवाइज कंप्लीट थ्योरी तो आपको किसी न किसी एग्जाम में ये हेल्प करेंगी। थैंक यू।